नमस्कार साथियों, निर्माण कोचिंग क्लासेज अयोध्या में आपका हार्दिक स्वागत है। इन क्वेश्चंस या प्रश्नों में श्रृंखला में एक नई सीरीज आपको मिलने जा रही है, जिसके जरिए आप आए हुए क्वेश्चनों के आधार पर उनसे रिलेटेड टॉपिक्स और नेक्स्ट क्या हमारे क्वेश्चन हो सकते हैं उसके संबंध में हम पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। पिछले प्रश्न ही बताते हैं कि अगले कौन से क्वेश्चन आएंगे, तो उसके आधार पर इस अध्ययन को हम आरंभ करेंगे। पिछले वर्षों के प्रश्नों को आधार बनाया जाएगा। यहाँ पर उन प्रश्नों के आधार पर ही क्या क्या प्रश्न अगले हो सकते हैं, उनसे रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन सी बातें हमें जाननी अति अनिवार्य होती हैं, जो अगले साल के प्रश्नों में, आपके अगले प्रश्न पत्र में बहुत उपयोगी होते हैं। तो उन्हीं के आधार पर पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे को किस वाद में स्पष्ट किया। प्रश्न है आपका। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, निम्नलिखित में से किस वाद में हमें अभी ये प्रश्न के आधार पर पढ़ना है, इसके टॉपिक्स में क्या क्या हो सकता है। जैसे टॉपिक में है कि संविधान के मूल ढांचे को स्पष्ट किया, तो मूल ढांचा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन वाद मुख्य विषय यहाँ पर है, तो वादों के बारे में इस प्रश्न में हम चर्चा करेंगे। संविधान के मूल ढांचे, का सिद्धांत स्पष्ट किया। ये क्वेश्चन आया था। इसमें ए ऑप्शन आपका था गोलकनाथ के बाद में, बी ऑप्शन था आपका केशवानंद भारती के बाद में, सी ऑप्शन है आपका शंकरी प्रसाद के बाद में, डी ऑप्शन है आपका बच्चन सिंह के बाद में। इसका सही उत्तर है केशवानंद भारती के बाद में। उन्नीस सौ तिहत्तर में केशवानंद भारती का वाद आया 1973 में। उसी में संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत स्पष्ट किया गया। ठीक, ये प्रश्न हुआ, प्रश्न का उत्तर हुआ। लेकिन आप देखेंगे अनेक वर्षों में लगभग हर वर्ष वादों से संबंधित, संविधान के वादों से संबंधित जो प्रमुख वाद हैं, उनसे संबंधित कोई ना कोई प्रश्न आता ही रहता है। तो कौन कौन से प्रमुख वाद हैं, इस टॉपिक में हम संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को न पढ़ करके उच्चतम न्यायालय के संविधान से जुड़े हुए कौन कौन से प्रमुख वाद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ताकि अगले आने वाले क्वेश्चंस हमारे सही हो सकें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन सा प्रश्न आया था, जिसमें क्या उत्तर आपका रहा। ठीक है, अब देखते हैं, अब इसे टॉपिक के रूप में बनाते हैं। टॉपिक बनेगा आपका संविधान से संबंधित प्रमुख वाद, कौन कौन से केस लॉज प्रमुख हैं
उनके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्या प्रश्न बनेगा, वाद का नाम क्या है, उसमें कही गई बात प्रमुख कौन सी है, ये सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। वही प्रश्न आना है, इसके अलावा आपको भटकने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुछ वाद छूटेंगे, इंपॉर्टेंट होते हुए भी छूटेंगे, लेकिन सबसे पहला टारगेट है कि जो सबसे प्रमुख वाद हैं उनका अध्ययन किया जाए, जो सबसे ज़्यादा बार आए हुए क्वेश्चन हैं उनका अध्ययन किया जाए। ऐसे तो हर दिन सुप्रीम कोर्ट कोई ना कोई निर्णय सुना रहा है संविधान के संबंध में, तो ऐसा ना हो कि हम वादों की बहुलता में ही दब जाएं, बल्कि चुने हुए कौन से वाद हैं पहले उनको जाना जाए, जिनके क्वेश्चंस में आने का रेशियो बहुत ही ज़्यादा है। ठीक, पहला वाद है एस.आर. बोम्मई का वाद। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ। एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ, ये आपका वाद आया 1994 में। इसमें क्या प्रमुख बात कही गई, इसमें क्या प्रमुख बात कही, संविधान परिसंघीय हमारा संविधान है। संघ परिसंघ के बारे में अलग किसी वीडियो में हम पढ़ेंगे कि संविधान का हमारा नेचर क्या है। इसमें बताया गया कि हमारा संविधान परिसंघीय संविधान है। संविधान की प्रकृति परिसंघीय है और यह परिसंघीय आपका क्वेश्चन है, यह आधारभूत ढांचा है। यानी संविधान की जो प्रकृति है परिसंघीयता की, ये संविधान का आधारभूत ढांचा है। दूसरा वाद आएगा गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का। गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 का, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके में कहा गया उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। उद्देशिका के बारे में बताया गया। प्रश्न पूछेगा कि किस वाद में कहा गया, उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। ठीक, प्रश्न पूछेगा कि संविधान में लिखी हुई उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है, यह किस बात में कहा गया, गोलखनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 में कहा गया। ठीक, इसके बाद आता है इनरी बेरुबारी यूनियन का वाद। उन्नीस सौ साठ, इनरी बेरुबारी यूनियन का वाद 1960। दरअसल बेरुबारी एक स्थान था जिसे पाकिस्तान को दिया जाना था। पाकिस्तान से जो है पाकिस्तान को बेरुबारी दिया जाना था भारत से, और पाकिस्तान उस समय 1960 में पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान में था। पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश के रूप में जाना जाता है। बांग्लादेश में एक कूच बिहार नाम का हिस्सा था और इंडिया में बेरुबारी नाम का हिस्सा था। पूर्वी बंगाल से कूच बिहार हमें प्राप्त होना था, पश्चिमी पाकिस्तान को बेरुबारी का छोटा सा क्षेत्र हमें देना था। तो प्राप्त करने के लिए अनुच्छेद 2 में तो व्यवस्था है, लेकिन भारत के किसी भी हिस्से को किसी अन्य देश को दिए जाने की कोई व्यवस्था हमारे संविधान में नहीं है। उसी से संबंधित राष्ट्रपति ने जब सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगी, तब ये सलाह दी गई कि संविधान में संशोधन करते हुए हम अपने किसी भी हिस्से को दे सकते हैं, सीधे विधि बना करके नहीं दे सकते हैं। उसी वाद को जाना गया इनरी बेरुबारी यूनियन का वाद 1960। ठीक है, इसमें क्या बताया गया, सीधे सीधे, ठीक है, सीधे सीधे आप ये जानिए कि
बेरुबारी और कूच बिहार के अदला बदली से संबंधित। ठीक है, बेरुबारी भारत का हिस्सा था, कूच बिहार पूर्वी पाकिस्तान का। कूच बिहार हमें प्राप्त होना था, बेरुबारी दिया जाना था, इसी से संबंधित यह वाद है, तीसरा वाद आपका। फिर अगला फिर वाद आता है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, यानी गोलकनाथ में उद्देशिका के संबंध में बात होने के बाद फिर से कुछ और बात भी कही गई। आप चाहें तो गोलकनाथ की बातों को एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन याद करने में कठिनाई होती है, इसलिए अलग अलग हिस्से में पढ़ा जाता है। इसमें कहा गया कि मूल अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं, इनमें कोई संशोधन नहीं किया जा सकता है। यानी कि मूल अधिकार हमें कोई देता नहीं है, प्रकृति ही हमें प्रदत्त करता है, इसलिए संशोधन करने का भी अधिकार किसी को नहीं होगा। ये आपके कुछ केस हो गए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है, ताकि दोहराने में आसानी हो सके। अगले केसों में आते हैं, अगले केसों में आते हैं कि वहां पर क्या प्रश्न है। मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी जी को आप जानते हैं, जिनको जानते हैं उन्हीं के नाम से ये वाद है मेनका गांधी जी का। ठीक है, इसमें क्या कहा गया, जस्टिस पीएन भगवती द्वारा कहा गया था, मूल अधिकारों का गहन उद्गम स्वतंत्रता का संघर्ष है। यानी कि मूल अधिकार हमें नहीं प्राप्त थे, हम अंग्रेजों के गुलाम थे, वो स्वतंत्रता संघर्ष के जरिए हमने उन्हें प्राप्त किया। तो उसके बारे में कोट करते हुए जस्टिस पीएन भगवती ने कहा, मूल अधिकारों का गहन उद्गम स्वतंत्रता संघर्ष है। यानी हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने मूल अधिकारों के लिए बहुत संघर्ष किया, बदले में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई, आज हम अपने मूल अधिकारों का उपयोग कर रहे हैं। इस बात को कोट किया जस्टिस पीएन भगवती ने। ठीक है, फिर इसके बाद शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1951 का वाद आता है। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ। शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ में 1951 के बाद में इसमें भी मूल अधिकारों में संशोधन की बात हुई। तो कहा गया कि मूल अधिकारों का संशोधन हो सकता है, यानी कि सामान्य तौर पर यह संविधान के मूल अधिकारों से जुड़ा हुआ है। संशोधन हो सकता है। ऐसी ही बात सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965 का रहा। सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य 1965। इसमें भी कहा गया मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है।
सज्जन सिंह, शंकरी प्रसाद एक तरह की बात करते हैं। ठीक है, इसके बाद गोलकनाथ का वाद 1967 में आया। गोलकनाथ देखिए तीसरी बार आपका आ रहा है, तो अपने क्रम में आ रहा है। आप चाहें एक जगह लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर दूसरे क्रम में है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, यानी 1965 के 2 साल बाद गोलकनाथ में क्या कहा गया? मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता। यानी गोलकनाथ ने माना था कि ये प्राकृतिक अधिकार हैं, किसी द्वारा प्रदत्त नहीं है, इसलिए संशोधन नहीं हो सकता, इस बात को कहा गया। यानी शंकरी प्रसाद और सज्जन सिंह की बातों को डिनाई करते हुए यह बात कही गई कि नहीं नहीं, संशोधन नहीं हो सकता है। फिर इसी के तुरंत बाद केशवानंद भारती बनाम भारत संघ का वाद आता है 1973 में। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। 1973 भी आपका प्रश्न है, क्योंकि केशवानंद भारती का वाद जो है संविधान के वादों में सबसे इंपॉर्टेंट वाद है। केशवानंद भारती बनाम भारत संघ 1973 में क्या कहा जाता है कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, परंतु मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं। यानी कि मूल ढांचे के सिद्धांत को प्रतिपादित किया गया। मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, परंतु मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं। यानी कि मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया गया केशवानंद भारती में, और बताया गया कि संविधान का अपना बेसिक स्ट्रक्चर है, इसके विरुद्ध आप संशोधन नहीं कर सकते हैं। अब शंकरी प्रसाद संशोधन हो सकता है, सज्जन सिंह संशोधन हो सकता है, गोलकनाथ संशोधन नहीं हो सकता, केशवानंद भारती संशोधन हो सकता है, परंतु मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं। यानी एक शर्त लगा दी गई कि मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ऐसा आप संशोधन कीजिए, अन्यथा संशोधन आपका शून्य हो जाएगा। अन्यथा संशोधन आपका शून्य हो जाएगा। फिर आता है एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 का वाद। एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 का वाद। इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान का मूल ढांचा है। यानी कि न्यायालय की यह शक्ति कि वो मूल्यांकन कर सके विधियों का कि वो संविधान के विरुद्ध तो नहीं है, इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति कहा जाता है। ये अलग वीडियो में पूरा डिटेल आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कितना जानना है कि न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति संविधान का मूल ढांचा है। यानी इसके विरुद्ध कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है कि न्यायालय पुनर्विलोकन ना कर सके विधियों का, इसके विरुद्ध कोई भी संशोधन नहीं किया जा सकता है। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके वो क्वेश्चंस हैं जो लगातार प्रश्नों में आए हैं। यदि आप प्रश्नों को सॉल्व करते होंगे तो आपको पता होगा, सभी एक साथ आपको मिल रहे हैं। ध्यान से इनको पढ़िए। इनमें से किन्हीं जो बहुत इंपॉर्टेंट आपके केस लॉ हैं उनके बारे में इंडिविजुअल वीडियो भी आपको प्राप्त हो सकती है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से जो प्रश्न आया है, एक सिंपल सी बात को पूछते हुए किस वाद में कहा गया, उस आधार पर किन वादों में क्या बातें कही गई हैं, वो आप पढ़ रहे हैं।
ठीक है, केशवानंद भारती, एल चंद्र कुमार, सभी को पढ़ लिया। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में फिर एक बात कही गई, मेनका गांधी बनाम भारत संघ। मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के बाद में क्या नई बात एक और जुड़ जाएगी? पहले भी एक बात आपने पढ़ा, यहाँ पर भी, यहाँ पर जो संशोधन होता है वो मनमाना ना हो, उसके लिए एक बात, विशेष बात कही गई। और क्या कहा गया? समता और मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। इसी तरह कोड करते हुए पूछेगा भी, समता एवं मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। मेनका गांधी बनाम भारत संघ में क्या कहा गया? समता एवं मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। यानी कि आप जो संशोधन करने जा रहे हैं वो संशोधन ऐसा ना हो कि मनमाना हो। मनमाना होगा तो समता के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा, स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन हो जाएगा। उस मनमानापन को आप नहीं ला सकते हैं संवैधानिक रूप से, संविधान के विरुद्ध हो जाएगा। तो वही बताया गया कि यदि मनमाना संशोधन आप करते हैं तो संविधान संशोधन शून्य घोषित कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति के अंतर्गत। तो ये बात मेनका गांधी बनाम भारत संघ में कही गई कि समता एवं मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं। यानी कि जैसे पूछा गया कि संविधान का मूल ढांचे का सिद्धांत कहाँ प्रतिपादित किया गया, आपने चुना केशवानंद भारती में। ऐसे ही स्टेटमेंट लिख करके पूछा जाएगा कि समता एवं मनमानापन एक दूसरे के शत्रु हैं, किस बाद में कहा गया? मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 के बाद में कहा गया। छोटी छोटी बातें हैं, इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। एक स्पेशल प्रश्न बनता है, बंद और हड़ताल होता है तो बंद को असंवैधानिक माना गया, हड़ताल को सशर्त रूप में संवैधानिक माना गया। वह कौन सा वाद है आपका? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनाम भरत कुमार एवं अन्य। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी वर्सेज या बनाम भरत कुमार एवं अन्य। ये वाद जब आता है तो तमाम पार्टियां हड़ताल कर देती हैं, बंद का आयोजन कर देती हैं, दूसरों के मूल अधिकारों का उल्लंघन हो जाता है। तो इसमें 1998 में बहुत स्पष्ट तौर पर कहा गया, बंद असंवैधानिक है। यानी संविधान के विरुद्ध है, आप बंद का आयोजन नहीं कर सकते हैं। बंद का अर्थ होता है दूसरों के मूल अधिकारों को रोक दिया जाना। आपको अपने मूल अधिकार का अधिकार है तो दूसरे के मूल अधिकार को रोकने का किसी भी प्रकार का अधिकार नहीं है। इसलिए बंद पूर्णतः असंवैधानिक है। लेकिन हड़ताल के बारे में क्या कहा गया? हड़ताल सशर्त हो सकती है। यानी कि इस तरह से आप हड़ताल करिए, इस तरह से आप विरोध प्रदर्शन करिए कि किसी के मूल अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए। इस कंडीशन में संवैधानिक मान लिया जाएगा। विरोध प्रदर्शन का लोकतंत्र में अधिकार होता है, संवैधानिक मान लिया जाएगा। लेकिन अगर दूसरों के मूल अधिकारों का हनन होने लगेगा तब उसकी भी संवैधानिकता प्रश्नगत हो जाएगी। वो हड़ताल भी शून्य मानी जाएगी, विधि के विरुद्ध मानी जाएगी, संविधान के विरुद्ध मानी जाएगी। इस बात को याद रखिएगा। यह बात कहा गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी बनाम भरत कुमार एवं अन्य 1998 के बाद में, 1998 के बाद में। ठीक इसी तरीके से इलेक्शन से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है, जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 का। जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003। हरियाणा में स्थानीय निकाय के चुनाव में एक नियम बनाया गया है, अभी भी वो नियम लागू है, कि जिनके भी 2 से अधिक बच्चे होंगे उनको इलेक्शन लड़ने पर प्रतिबंध होगा। तो चुनाव लड़ना हमारा मूल अधिकार है। मूल अधिकार
के विरुद्ध ये बात आई तो प्रश्नगत किया गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया नहीं नहीं, इसमें जो अंतर्निहित उद्देश्य है जनसंख्या का नियंत्रण, क्योंकि अति जनसंख्या विस्फोट की स्थिति की वजह से ही भारत की स्थिति बद से बदतर हुई है। ये जनसंख्या नियंत्रित रहती तो ऐसा ना होता। तो अगर कोई सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं जिसमें लोकहित छिपा हुआ हो, ऐसे कदम को संविधान के विरुद्ध नहीं माना जा सकता है। और इस नियम को मान्यता दी गई कि यदि प्रतिबंध लगाया जाता है कि दो से अधिक बच्चे वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं पंचायत चुनाव को, तो यह संवैधानिक नियम होगा। तो क्या रहा, 2 से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को स्थानीय चुनाव लड़ने पर दो से अधिक बच्चों वाला व्यक्ति स्थानीय चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि इस पर जो प्रतिबंध लगाया गया वो मान्य प्रतिबंध माना गया। 2 से अधिक बच्चों वाला कोई भी व्यक्ति हरियाणा राज्य में स्थानीय निकाय के चुनाव को नहीं लड़ सकता है। ठीक, इसको मान्यता दी गई। जावेद बनाम हरियाणा राज्य 2003 में। अनुज गर्ग बनाम भारत होटल संघ 2008 का वाद आया। अनुज गर्ग बनाम भारत होटल संघ 2008। इसमें एक विशेष बात पर प्रश्न चिन्ह उठाया गया कि क्या ऐसी जगहों पर महिलाओं की नियुक्ति की जा सकती है जहां पर शराब परोसी जा रही हो, यानी कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा हो जाएगा, महिलाओं की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो साथ ही आर्टिकल 19 में आपको अधिकार दिया गया है व्यापार वृत्ति पेशा आजीविका की स्वतंत्रता का। तो क्या महिला होने के नाते उनके इस आजीविका पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ये गलत है। नियोजक जो नियुक्त कर रहा है वो महिला की सुरक्षा का ध्यान रखे, महिला होने के नाते उसकी नियुक्ति को प्रतिबंधित नहीं कर सकता है। यानी होटल या बार जहां पर शराब परोसी जाती है, महिलाओं पर रोक लगाना, होटल या बार जहां शराब परोसी जाती है, महिलाओं की नियुक्ति पर रोक गैर संवैधानिक है। यानी यह संविधान के विरुद्ध है। आप सुरक्षा की व्यवस्था करिए, उसकी नियुक्ति पर रोक नहीं लगा सकते हैं। मद्रास राज्य बनाम चंपक दोरई राजन 1952 का केस आया। अगला केस आपका केसला कौन सा है? मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन। मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन 1952 का वाद है। इसी के परिणाम स्वरूप प्रथम संविधान संशोधन हुआ था और अनुच्छेद 15 में चौथा खंड जोड़ा गया था। ठीक है, इसका परिणाम क्या रहा? सीधा प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से किस वाद के परिणाम स्वरूप प्रथम संविधान संशोधन हुआ और क्या हुआ? अनुच्छेद 15 में खंड 4 जुड़ा। सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़ों को समान
विधि के समक्ष समान का जो अधिकार दिया गया है, समता का जो अधिकार दिया गया है, समानता में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई 15/4 में। जो शैक्षिक और सामाजिक रूप से पिछड़े हुए लोग थे, यह जो संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन 1951 का हुआ, ये परिणाम था मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरई राजन का। इसी में यह बात उठी, इसी में इस बात की चर्चा हुई कि कैसे समता लाई जाए। तब बताया गया कि नहीं, संशोधन करना आवश्यक है, उसके आधार पर आप समता लाने की व्यवस्था बनाइए, उसके आधार पर। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दोहराने में आसानी हो सके। अगले वाद की ओर आते हैं, अगले वाद की ओर आते हैं। अगला वाद है बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963 का। बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963। यह भी विशेष वाद रहा आरक्षण के मामले में। इसमें बताया गया कि आरक्षण 50% से अधिक लोगों, सर्वप्रथम इसी में कहा गया था कि आरक्षण 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। आरक्षण जो दिया जाए वो 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। शेष 50% सीटें आपकी सामान्य होनी चाहिए, सामान्य वर्ग के लिए होनी चाहिए। यह नियम सर्वप्रथम बालाजी बनाम मैसूर राज्य 1963 में चर्चित हुआ। फिर आरक्षण के मामले पर सबसे महत्वपूर्ण वाद आता है इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993 का। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993, ये सबसे महत्वपूर्ण वादों में है, आरक्षण से जुड़ा हुआ। लगातार प्रश्न आया हुआ है। इसे मंडल आयोग का मामला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मंडल आयोग का मामला भी कहते हैं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट्स लागू हुई थी, उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था आरक्षण को। तो इंदिरा साहनी में बृहद स्तर पर विचार विमर्श करते हुए निर्णय दिया गया। बहुत से निर्णय रहे, कम से कम इसमें 50% की सीमा को भी मान्यता दिया गया। और साथ ही साथ एक और बात कही गई कि पिछड़े और अति पिछड़े वर्गों में वर्गीकरण किया जा सकता है, यानी कि क्रीमी लेयर का निर्धारण किया गया कि उचित लोगों को आरक्षण का लाभ मिले। पिछड़ों और अति पिछड़े वर्ग में वर्गीकरण किया जा सकता है। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं क्रीमी लेयर बनाया जा सकता है। यानी कि पिछड़े वर्ग में वे लोग जो क्रीमी लेयर के भीतर आ जाते हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। नॉन क्रीमी लेयर अति पिछड़े वर्ग को ही आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि आरक्षण के उद्देश्य की पूर्ति की जा सके, जरूरतमंद को सहायता किया जा सके। जो सक्षम है उन्हें सहायता की आवश्यकता नहीं है, उन्हें सहायता की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 का वाद आता है। अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 का वाद आता है। इस वाद में एक विशेष चर्चा हुई। 93वें संशोधन को मान्यता दी गई और उच्च शिक्षण संस्थाओं से संबंधित जो अनुच्छेद 5 था उसे वैध घोषित किया गया। अशोक कुमार ठाकुर की इंपॉर्टेंस क्या है इसमें?
93वें संशोधन को मान्यता और 15 के खंड 5 में उच्च शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण को मान्यता दी गई। यानी कि 93वें संविधान संशोधन के माध्यम से जो ये नियम बनाया गया कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षित वर्ग को सुविधा दी जाए ताकि उच्च शिक्षा भी वो ग्रहण कर सकें, इस बात को संवैधानिक मानते हुए अशोक कुमार ठाकुर के बाद में मान्यता दी गई कि 93वां संविधान संशोधन मान्य है, संविधान के विरुद्ध नहीं है और उच्च शिक्षण संस्थाओं में भी आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है ताकि जरूरतमंद गरीबों को, जो भी हैं इसकी कैटेगरी में आते हैं, उन्हें उच्च शिक्षा का भी लाभ दिया जा सके और वो सामाजिक शैक्षिक रूप से उन्नत हो सकें। यह अशोक कुमार ठाकुर बनाम भारत संघ 2008 के बाद में ऐसी मान्यता दी गई। इसके बाद आरक्षण से जुड़ा हुआ ही एक केस है देवदासन बनाम भारत संघ 1964 का। देवदासन बनाम भारत संघ 1964 का। उन्नीस में भी आरक्षण पर चर्चा हुई थी। ठीक है, अग्रनयन के नियम को शक्तिवाह घोषित किया गया, मंडल कमीशन में इसे संवैधानिक घोषित किया गया। यानी कि जो कैरी फॉरवर्ड रूल होता है उसे यहाँ पर संवैधानिक नहीं माना गया, परंतु इंदिरा साहिनी के वाद में उसे संवैधानिक माना गया। बैकलॉग वैकेंसी से संबंधित वाद है, यहाँ पर आप कहेंगे अग्रनयन का सिद्धांत अमान्य। ठीक है, अग्रनयन के सिद्धांत को अमान्य किया गया, परंतु इंदिरा साहिनी के बाद में मान्यता दी गई। इंदिरा साहिनी के बाद में बताया गया कि आरक्षित वर्ग की वैकेंसी यदि उस वर्ष नहीं भरी जाती है तो उसे अलग वैकेंसी के रूप में सिर्फ उसी आरक्षित वर्ग के लिए निकाला जा सकता है। वो पहले से ही आरक्षित सीटें हैं, इसलिए उस पर आरक्षण के 50% का रूल लागू नहीं होता है, क्योंकि ऑलरेडी वो आरक्षित सीट के रूप में ही पिछली बची हुई वैकेंसी में था। लेकिन देवदासन में इसे अमान्य किया गया था। इंदिरा साहिनी के बाद में 1993 में इसे पुनः मान्य कर दिया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हो सकता है इस प्रकार से पूछे कि कैरी फॉरवर्ड रूल या बैकलॉग वैकेंसी संबंधित सिद्धांत को किस वाद में अमान्य किया गया था? देवदासन के वाद में। किस वाद में मान्य किया गया था? इंदिरा साहिनी के वाद में मान्य किया गया था। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि दोहराने में आपको आसानी हो सके। इतने केसों के बाद अभी बहुत से केस आपके बाकी हैं। अगले केसों के साथ हम अगले वीडियो में हाजिर रहेंगे आपके समक्ष। आप इनको पहले अध्ययन करिए, नेक्स्ट वीडियो अगले दिन आपको उपलब्ध हो जाएगी। फिर अगले केसों पर भी एक साथ सभी केस आने पर भी आपको समस्या रहेगी। तो थोड़ा थोड़ा पढ़िए, सॉलिड पढ़िए, मजबूत तरीके से पढ़िए ताकि भूलने के डर को आप हटा सकिए। तो अगले केसेस के साथ और कौन कौन से केस आपके संविधान में बहुत महत्वपूर्ण हैं, जो इस तरीके से प्रश्न आते हैं, उनके साथ अगली वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और लोगों से भी सब्सक्राइब कराइए, शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ हो सके। इसके अलावा आपको नहीं पढ़ना है, जितना भी पढ़ना है प्रश्न के हिसाब से पढ़ना है। इस सीरीज में प्रश्न की वैरायटी बदलेगी, केस लॉ की भी वैरायटी बदल जाएगी, लेकिन अभी क्या उद्देश्य है कि किसी सिद्धांत को जो मान्यता दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उनसे संबंधित वादों को पढ़ा जाए। इस वीडियो में उसी से संबंधित चीज़ों की ही चर्चा हो रही है, उसके अलावा कोई चर्चा नहीं हो रही है। अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगले वीडियो में शेष केसों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि दोनों वीडियो मिला करके संविधान से संबंधित मुख्य केस आपके
पास होंगे, दोहराते रहिए ताकि हर वर्ष आने वाला जो ये क्वेश्चन है आपका सही हो सके। तब तक के लिए धन्यवाद।